हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग को ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे सही तरीके से चल रहा होगा, जिसका मैं उम्मीद करता हूं। क्या ये बात सही है दोस्तों? क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठंडा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे गर्मी का आगमन होगा, तो आप लोग अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से बढ़ाएं। और जैसा कि आपको पता है कि बहुत जल्द बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप लोग अभी से ही अपनी तैयारी में लग जाएं, फॉर्म आने का इंतज़ार न करें। मैं यह इसलिए बोलता हूँ कि बच्चे अक्सर यह करते हैं। जब मैं तैयारी कर रहा था या अभी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सोचते हैं कि यार देखा जाएगा, हो जाएगा, यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ। लेकिन आपकी क्या ज्ञान है ये तब पता चलता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं और आपका जो सामना होता है क्वेश्चन पेपर से, तो बोलते ओ माय गॉड, यह क्या हो गया, मैं क्यों नहीं पढ़ा, काश मैं पढ़ लिया होता तो मैं भी सफल होता। क्या मैं अपने मम्मी पापा और गुरुजनों का बात मान लिया होता तो मैं भी सफल हो जाता, मुझे भी नौकरी हो जाती, मेरा भी सही समय पर शादी हो गया होता, मेरे पास भी 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स होता। तो ये लोग बोलते हैं, ठीक है। तो समय को मत गवाओ। नौकरी लेना है तो नौकरी की तरफ मेहनत करना पड़ेगा। नौकरी के पहले भी मेहनत करना पड़ेगा और नौकरी के बाद भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि नौकरी के बाद लोग खा पी के सोते रहते। नौकरी यानी वहाँ भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जो जिम्मेवारी होती है, वो लेना पड़ता है। जिस विभाग में आप जाते हैं, जिस लेवल में आप ड्यूटी करते हैं, उस लेवल के मुताबिक आपको कार्य दिया जाता है और आपको कार्य को निभाना पड़ेगा। तो उस अभी आपका कार्य क्या है, व्हाट इज योर ड्यूटी प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो इस समय आपका ड्यूटी है अच्छी तरीके से पढ़ना, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना, जो आपका लक्ष्य है उसका पीछा करना और लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना। यू आर अ यूथ, आप एक क्या है, जवान है, ठीक है। चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आप क्या है, एक यूथ है, आप अभी जवान है। जो आपकी ताकत है वो आपकी लक्ष्य की ओर झोंको ताकि आपको सफलता मिल सके, ठीक है दोस्तों। और मैं फिर से बताना चाहता हूं कि इस ज्ञान की ज्योति एजुकेशनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को इंडियन पॉलिटी का क्लास, एक धमाकेदार क्लास, एक ज़बरदस्त क्लास प्रतिदिन मैं आप लोगों को पढ़ाते रहता हूं, ठीक है। आई होप, मैं ऐसा करता हूं कि जो मेरा पढ़ाई आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे आपको त्रुटि मिलती है, दिक्कत होता है, आप नहीं समझ पाते हैं, तो आप उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगा, फिर से कोशिश करूँगा, बार बार कोशिश करूँगा आपको समझाने का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज जो हमारा जैसा कि क्लास है इंडियन पॉलिटी, जिसमें फंडामेंटल राइट्स टॉपिक है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी यानी हिंदी में बोलते हैं दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था। और ये हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था का दोस्तों जो क्लास नंबर है वो क्लास नंबर 16 है, ठीक है। 16 नंबर ही हमारा लेक्चर होगा आज का दोस्तों। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा लेक्चर नंबर है 16वां है। दिस इज द 16th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। यह भारतीय राज्य व्यवस्था का 16वां क्लास है, लेक्चर नंबर 16वां है। और हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे बताओ? इससे पहले हमारा कौन सा टॉपिक था? इससे पहले हमारा था यूनियन एंड इट्स स्टेट। हमने केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जो लोग आप नहीं उस क्लास को देखे होंगे, उस क्लास को जाओ, बहुत ही तगड़ा क्लास लिया गया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। आप जाकर अपना नोट्स बनाओ, ज्ञान को अर्जित करो, ठीक है। जितने भी नोट्स होते हैं उसको कंपाइल करो और बार बार उसको रिवीजन करो। क्योंकि जिस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपको टू द पॉइंट कहने का मतलब कि पूछा जाएगा कि अगर भारत के राष्ट्रपति कौन है तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। या भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा चुना जाता है, इन सारी जानकारी हम लोग जैसे जैसे टॉपिक आता है वैसे हम लोग अर्जित करते चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों इंडियन पॉलिटी में, वो है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो टॉपिक है वो हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ठीक है।
फंडामेंटल राइट्स किस अनुच्छेद में, भारत के किस संविधान में, इन सारी जानकारी हासिल करेंगे। जब हमारा मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे और वर्तमान में अभी कितने मौलिक अधिकार हैं। जब मैं शब्द को बोल रहा हूँ तो इससे यह आपको पता चल गया होगा कि कोई ना कोई एक मौलिक अधिकार को हमारे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और उस मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन, किस अधिनियम के द्वारा हटाया गया और वह अब भाग 3 के जगह किस भाग में उसे जोड़ा गया है, ठीक है। इन सारी बातों को हम जानकारी, मैग्ना कार्टा से संबंधित हम जानकारी करेंगे। फंडामेंटल राइट का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, वहाँ उस चीज़ को हम जानकारी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से उन सारी जानकारी को आपको दिया जाएगा जो आपके एग्जाम, आने वाले एग्जाम है, चाहे बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, जहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन होगा तो अगर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से हटकर नहीं आएगा। चाहे आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, यूपी दरोगा है, दिल्ली एसआई है, कहीं है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, कहीं का भी आप तैयारी कर रहे होंगे, इससे अलग से आपको हटकर नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो हमारे भारत संविधान के भाग 3 में, ठीक है, किसमें, भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35, किसमें, अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है दोस्तों। उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों संबंधी उपबंध है, यानी वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन यह पूछा जाएगा, पूछोगे सर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो यह पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार का वर्णन या उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग है दोस्तों 3, भाग 3 में मौलिक अधिकार संबंधित, ठीक है, संबंधित वर्णन जो किया गया वो भाग 3 में किया गया है। और अनुच्छेद पूछ ले तो 12 से 35, अगर अनुच्छेद पूछ लिया तो 12 से 35, समझ में आ गया। 2 क्वेश्चन बनता है और दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको लागू है। 12 से 35 जो है वह मौलिक अधिकार से संबंधित है, भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है ना तो आप प्लीज़ जो कमेंट बॉक्स है ना, जो सुझाव पेटी दिया गया है वहाँ पे जाके अपना कमेंट लिखो, अपना शिकायत वहाँ पे दर्ज करो और मैं शिकायत को रिसीव करूँगा और आपकी समस्या को समाधान 100% किया जाएगा, ठीक है। आगे समझो कि भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से, जो मतलब कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऐसा ना बहुत वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो इसका जो सही जवाब है वो है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के संविधान से भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा लिया गया है, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका उत्तर है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन फिर यहाँ बनता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, समझ में आ गया। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, प्लीज ट्राई टू लिसन केयरफुली। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, ये पीछे वाले बच्चे इधर उधर मत देखो, आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए।
बगल वाले बच्चे सफल हो जाएंगे और आप पीछे ही रह जाओगे। तो आपका ध्यान मेरे तरफ और बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, आप वहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखो 1235 में क्या हुआ था, हम यहाँ पे क्यों लिखे 1235, इसको समझना, ठीक है। कि ब्रिटेन के राजा जॉन के द्वारा जनता को प्रदत्त विशेष अधिकार, इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। समझा कि जो ब्रिटेन के राजा थे ना जॉन, उन्होंने अपने जनता को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए थे। समझ में आ रहा है? उस राजा का नाम क्या है? राजा जॉन। कहाँ के? तो ब्रिटेन के राजा जॉन ने 1235 में अपने जनता को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए थे और उस अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो मैग्ना कार्टा फिर आपको किससे पता चला? अधिकार, मौलिक अधिकार। और यहीं पे मौलिक अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज है। तो पहला लिखित दस्तावेज कब आया था? तो 1235 में। किसके द्वारा दिया गया? तो राजा जॉन के द्वारा दिया गया। और उस अधिकार को किस नाम से जानते हैं? तो मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का पहला लिखित दस्तावेज है जो 1235 में ब्रिटेन के राजा के द्वारा अपने जनता को दिया गया विशेष अधिकार, जिसे हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरा क्लास आप लोग को समझ आ रहा होगा और आपको ये बहुत मदद करेगा आपको परीक्षा में सफल होने के लिए। रियली आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। 1789 में क्या होता? तो मानव अधिकारों हेतु घोषणा, यानी जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी उस दौरान मानव अधिकार यानी जनता के लिए अधिकारों कुछ अधिकारों को घोषणा किया गया था। वो कौन सा अधिकार था? तो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता यानी इक्वलिटी का अधिकार और बंधुत्व की घोषणा किया गया था। 3 अधिकार की घोषणा किया गया था, वह है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और अगर आप भारतीय संविधान को अगर प्रियम्बल पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, तो आपको ने तीनों शब्द मिलेगा। समझ में आ गया? स्वतंत्रता भी मिलेगा, समानता भी मिलेगा और बंधुत्व भी मिलेगा। समझ में आ गया? तो इसकी घोषणा कब किया गया था? तो फ्रांस के क्रांति में किया गया था। समझ में आ गया? उसके बाद है जो दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में बिल ऑफ राइट्स का भी योगदान है। तो 1791 का बिल ऑफ राइट्स जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, इसका भी हमारे मौलिक अधिकारों में काफ़ी योगदान है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे और मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो, मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्रदान किए गए हैं। देखिए, आप विदेशी व्यक्तियों का मतलब समझ लेंगे कि जो व्यक्ति हमारे देश में नहीं है तो बाहर रह रहे होंगे, यानी विदेशी लोग, अलग अलग देश के लोग अपने अपने देश में रह रहे हैं, उनको भी प्रदान किए गए। नहीं दोस्तों, जो भारत देश के अंदर रह रहे हैं विदेशी व्यक्ति, उनको भी यह प्रदान किए गए हैं। तो जो मौलिक अधिकार है ना, वो भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी, विदेशी व्यक्तियों को भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। समझ में आ गया? लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ वह भारतीय नागरिक को दिए गए हैं, वह विदेशी व्यक्तियों को नहीं दिए गए हैं। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, अभी हम लोग इसी क्लास में यहीं पे अभी सेम प्लेस में हम लोग इस चीज़ को, बस आप लोग बोर्ड की तरफ ध्यान दो, मैं क्या लिख रहा हूँ उसको देखो। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो जो अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 30 है, इन 1, 2, 3, 4, 5 जो 5 मौलिक अधिकार है वह सिर्फ भारतीय नागरिकों पे है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इसमें जो मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है वह विदेशी व्यक्तियों को नहीं दिया गया है। समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में जो मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है। यह अधिकार विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। समझ में आ गया?
समझ में आ गया। अब बाकी जो भी मौलिक अधिकार है वो विदेशी को भी प्राप्त है, विदेशी नागरिकों, विदेशी व्यक्तियों को भी प्राप्त है। समझ में आ गया। चलो क्लास को आगे बढ़ाएं। आगे वाले बच्चे, बीच वाला कहाँ ध्यान है, मेरे तरफ ध्यान दो। गर्मी लग रहा है अभी से ही, जनवरी का आज लास्ट डे है, आज ही गर्मी लगने लगा है, वेट करो। चलो क्लास को बढ़ाते हैं आगे, बकवास मत करो, अपना जो कैरियर पे ध्यान दो, ठीक है। अगर आप सफल हो जाएंगे ना तो बहुत मज़ा आता है लोग को सुनने में, असफल हो जाएंगे ना तो कितना भी आप ज्ञानी हो, बहुत नॉलेज है, बहुत स्मार्ट है, सुंदर है, कोई आपको केयर नहीं करेगा। लोग ना सफलता को देखता है, असफल व्यक्ति को कोई नहीं सुनता, ये हकीकत बात है। इवन जो पेरेंट्स होते हैं ना, कुछ दिन बाद अगर उनके बच्चे असफल होता है मेहनत करने के बावजूद भी, तो लोग ना उसे मतलब रिजेक्ट करना चालू कर देते हैं। अस्वीकार, समाज में अस्वीकारता बढ़ जाती है उसके प्रति। तो आप समझो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और अपने कैरियर के प्रति ना आप सजग रहो, ठीक है, बहुत कॉन्शियस रहो, ताकि आपको सफलता जल्दी से जल्दी हासिल करो और फिर फुल एंजॉय करो, ठीक है, फुल एंजॉय करो और मस्त रहो अपने जीवन में, ठीक है। देखो आपातकाल लिख रहा हूँ कि आपातकाल की स्थिति में केवल भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों निलंबित किया जाता है। बात को समझना है कि जो आपातकाल की स्थिति हुई ना, अगर भारत देश के अंदर अगर कोई भी नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी अधिकार है ना उसे निलंबित कर दिया जाता है। समझ में आ गया। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि आपातकाल की स्थिति में अगर भारत देश के अंदर अगर नेशनल इमरजेंसी लगता है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, उस परिस्थिति में जो भी हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। किया जा सकता है, किया जाता भी है, किया जा सकता है। समझ में आ गया। तो अनुच्छेद कौन सा है जिसको इमरजेंसी में निलंबित नहीं किया जाएगा? वो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और 21 जो है वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी वह लागू रहेगा। समझ में आ गया। 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आपके दिमाग में ना सेव हो जाए, ठीक है। आपातकाल की स्थिति में केवल भारतीयों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। समझ में आ गया। चलो क्लास को आगे बढ़ाएं। मज़ा आ रहा है ना क्लास में? चलो कमेंट बॉक्स में लिखो मज़ा आ रहा है कि नहीं। चलो कुछ लिखो महाराज। लिखना भी सीखना चाहिए, पता है लिखने से ना लोगों को क्या होता है, लिखने का आदत भी डालना चाहिए। किसी भी पॉइंट को आपको क्या समझ रहे हैं, आप उसके प्रति आपका क्या रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को आप कमेंट बॉक्स में लिखो। भारत के मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। समझ में आ गया कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था? तो दोस्तों 7। अगर यह क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे, तो सही जवाब है दोस्तों 7 यानी 7, ठीक है। 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किए गए थे। समझ में आ गया। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में दोस्तों मौलिक अधिकार 6 है। वर्तमान में कितने हैं? 6 और मूल में कितने थे? 7। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन यह पूछे कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। समझ में आ गया। देखिए जो एक इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट को यानी संशोधन को हम लोग पढ़ते हैं। वो कौन सा संशोधन है? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। बात को ध्यान देना। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा समाप्त कर दिया गया। समझ में आ गया। तो किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? तो है संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया।
किस संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसे भाग 12 में, ध्यान दीजिएगा, भाग 12 में अनुच्छेद 300A में के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो जो संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। और किस भाग में? तो भाग 12 और अनुच्छेद 300A के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी दर्जा का अधिकार बना दिया गया। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? तो क्वेश्चन यही, यहाँ पे 3 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो जवाब है 7। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6। और किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा समाप्त कर दिया गया? तो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और अब इसे भाग 12 में अनुच्छेद 300A में के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। समझ में आ गया? चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखो मौलिक अधिकार, हमारे जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार अभी कितना है? 6। अभी हमारे वर्तमान में भारत देश में कितने मौलिक अधिकार है? 6। तो देखो, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कितने अधिकार है? 6। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और इन सभी अधिकार को किस किस अनुच्छेद में बात किया गया है, अब उसकी चर्चा करते हैं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से, ये 78 नहीं, 14 से 18, 14 से 18। ठीक है, समानता का अधिकार 14 से 18। उसके बाद हमारा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। समझ में आ गया? मैं यहाँ पर फिर से आपको मौलिक अधिकार याद दिलाता हूँ। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 20, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। और है कि भारत में मूल अधिकारों की मांग कब शुरू हुआ, इस बातों को हम समझते हैं। यहाँ से भी देखिए क्वेश्चंस का ना स्टैंडर्ड जो लेवल है उसमें बढ़ोतरी हो रहा है हर एग्जाम में। तो इसको समझना कि भारत में मूल अधिकारों की मांग कब से शुरू हुआ था। तो 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत स्वराज विधेयक में ना पहली बार जनता के अधिकारों की मांग किया गया था। तो सबसे पहली बार किसके द्वारा मांग किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किस विधेयक में? तो स्वराज विधेयक में। किस विधेयक में? तो स्वराज विधेयक में। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत स्वराज विधेयक में पहली बार जनता के अधिकारों की मांग किया गया था। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जनता के अधिकारों को पहला मांग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किस विधेयक में? तो स्वराज विधेयक में। कब? तो 1895 में। समझ में आ गया कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत स्वराज विधेयक में जनता के अधिकारों के लिए पहली बार मांग किया गया। कब? तो 1895 में। ठीक है,
1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में कब प्रस्ताव पारित किया गया? तो वह 1931 ईस्वी में। कब? 1931 ईस्वी में। किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में 1931 ईस्वी में मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया? तो जवाब है दोस्तों कराची अधिवेशन में। किसमें? कराची अधिवेशन में। और कब? तो 1931 ईस्वी में। समझ में आ गया? कराची अधिवेशन में 1931 ईस्वी में। चलो आगे समझते हैं। 1945 में क्या हुआ था? तो मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की गई। तो संविधान में शामिल करने की सिफारिश कब किया गया? तो 1945 ईस्वी में। कब किया गया? 1945 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने की सिफारिश किया गया 1945 ईस्वी में। कब? 1945 ईस्वी में। समझ में आ गया? आगे देखो, 1947 में संविधान सभा में मौलिक अधिकार से संबंधित समिति एवं उप समिति का गठन किया गया। ठीक है। कब? मौलिक अधिकार के लिए दो संस्था बनाया गया। एक है संबंधित समिति और उप समिति। समिति और उप समिति बनाया गया। कब? 1947 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। और आपको पता है कि संविधान सभा के द्वारा ही हमारा संविधान स्वीकार किया गया है, बनाया गया है। समझ में आ गया? संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। समझ में आ गया? तो 1947 में संविधान सभा में मौलिक अधिकार से संबंधित समिति एवं उप समिति बनाया गया। ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। JB कृपलानी उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलो देखो, मौलिक अधिकारों को निलंबन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। तो मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो हाँ, निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, जैसा कि मैं बताया हूँ। ठीक है। तो जो निलंबित करने की जो प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। जर्मनी के वाइमर संविधान से निलंबित संबंधित प्रावधान लिया गया है। ठीक है। अब मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। हर देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल होता है, उसके बाद होता है आर्थिक आपातकाल होगा, और एक संवैधानिक जो राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार को न केवल राष्ट्रीय आपातकाल में ही निलंबित किया जाएगा, जिसमें 20-21 को छोड़कर। अपवाद क्या है? 20-21 को छोड़कर। ठीक है। जब हम राष्ट्रीय आपातकाल बताएंगे ना, तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद, हम सभी की चर्चा एक एक करके करेंगे। ठीक है। बस आपको जो मैं पढ़ाता हूँ ना, ध्यान से पढ़ो। ठीक है। इधर उधर की बात मत करो और ध्यान दो। मस्त आप लोगों को क्लास में खूब मजा आएगा, खूब इंजॉय आएगा। ठीक है। बस फुल इंजॉय के साथ आप लोग पढ़ते रहो। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अपवाद संबंधी प्रावधान जोड़ा गया। ठीक है। तो किस अधिनियम के द्वारा अपवाद संबंधी प्रावधान जोड़ा गया? तो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अपवाद संबंधी प्रावधान जोड़ा गया। ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाएगा। इसकी घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। अगर क्वेश्चन यह पूछ ले कि भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, तो दोस्तों 3 बार लगाया गया है। ठीक है। 1962 में, 1971 में और 1975 ईस्वी में। कितनी बार? तो 3 बार। क्वेश्चन है कि अभी तक भारत में कितनी बार आपातकाल लगाया गया है? तो 3 बार। पहले 1962, 1971 और 1975। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो, तो क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे फुल जोश
जुनून जज्बा के साथ। थैंक यू सो मच।